हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा फ्रेंड्स, हमने क्लास 6 की हिस्ट्री NCERT पढ़ी थी। जो चैप्टर 1 को हमने पढ़ा था और उस चैप्टर का नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी कि पहले के जो मानव थे कहाँ रहते थे, क्या करते थे, कैसे खाते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स चैप्टर 2 आरंभिक मानव की खोज में। और उसका पहला टॉपिक है फ्रेंड्स आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो जैसे मैं यहाँ पे बुक लेके पढ़ रही हूँ तो आपके ये स्क्रीन पे शो करेगा, तो आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। जैसे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मतलब क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि पहले के जो इंसान थे वे अपने भोजन का जो इंतजाम है वो किस तरह करते थे और वे संग्रह करके इकट्ठा करके कहाँ रखते थे, उसी को यहाँ पे जिसके कारण उसे कहा जा रहा है आखेटक खाद्य संग्राहक। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़िया पकड़ते थे। वे जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। अधिकतर वे लोग पेड़ पौधे से ही अपना भोजन ग्रहण करते थे और जीवन यापन किया करते थे। लेकिन यह सब कुछ कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसा कई जानवर है जो हमसे ज्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार चिड़िया या मछलियां पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। जैसे कि चीता हो गया फ्रेंड्स, हिरन हो गया। अगर हम हिरन का ही शिकार करेंगे तो वो तो हमसे ज्यादा तेज भागता है ना, तो उसके लिए हमें उससे ज्यादा तेजी होना पड़ता था, उससे ज्यादा तेज रहना पड़ता था। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि बहुत से जो पेड़ पौधे होते हैं वे जहरीले होते हैं और बहुत से में कांटे होते हैं, जो अभी भी आपको आपके घर के आसपास नॉर्मली देखने को मिलता है। क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। अगला है फ्रेंड्स कि आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। मतलब कि क्या होता था ना फ्रेंड्स, जैसे अभी हम लोग एक जगह अस्थायी रहते हैं, लेकिन पहले के जो इंसान थे वो एक जगह अस्थायी नहीं रहते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे। जैसे अभी हो सकता है क्या, जो बंजारे लोग होते हैं वो एक जगह खाना बदोश जिसे कहा जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं खाने की तलाश में। पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। लाजमी बात है फ्रेंड्स कि अगर हम भी कहीं एक जगह पे रहेंगे तो वहाँ का भोजन भी नष्ट हो जाएगा, खा पी कर सारा समाप्त हो जाएगा। इसलिए भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। जैसे कि हिरन ये सब हो गया, तो वो भी एक जगह रह रह के क्या होता है ना फ्रेंड्स कि वहाँ की घास ये सब खत्म हो जाती है, तो उसके बाद वे क्या करते हैं ना कि दूसरी जगह पे जाते हैं, जिसके पीछे पीछे मानव भी उनके शिकार करने के लिए उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम पे आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा रीजन है फ्रेंड्स, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता और न झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि कहीं कहीं पे क्या होता था कि नदी और झील कहीं कहीं पे सूख जाती थी, लेकिन कहीं कहीं पे झील और नदी में पानी भरा हुआ रहता था, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह इंसानों को जाना पड़ता था। यहाँ पे आगे है फ्रेंड्स कि अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले के जो लोग थे वो यात्रा करते थे पैदल, लेकिन अभी हम जाने के लिए किसका किसका यूज करते हैं, बाइक हो गया और भी बहुत सारा व्हीकल होता है, जैसे गाड़ी हो गया, ट्रेन हो, कुछ भी हम उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन पहले के जो इंसान थे वो पैदल यात्रा करते थे, जब उन्होंने बैलगाड़ी का निर्माण नहीं किया था तब। इसका अगला टॉपिक है फ्रेंड्स आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है।
पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। जैसे फ्रेंड्स अभी मान लीजिए कि अभी अगर पूरा इंडिया में अगर भूकंप आ गया या कुछ भी हो गया, तो सपोज एक ही बार नहीं आता है, बट अगर एक ही बार आ गया और सारे लोग अगर दब के मर जाते हैं, तो बाद में जो इंसान आएंगे या कोई भी यहाँ पे आएगा रिसर्च करने के लिए, तो वो देखेगा क्या कि जो चीज हम लोग यूज किया करते थे वो चीज उसे मिलेगी। तो अभी क्या होता है ना फ्रेंड्स कि अभी जो खुदाई होती है उसके दौरान कुछ कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती है जिससे हमें पुराने मानव के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि वे लोग क्या चीज का यूज किया करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तो उससे हमें पता चलता है। जैसे देखिए, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। क्या क्या है फ्रेंड्स? पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। जो पत्थर के जो औजार है वो आज भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि लकड़ी के जो औजार है उसे कीड़े खा गए होंगे या कुछ हो गया होगा तो वो बर्बाद हो गया है फ्रेंड, जबकि इसमें पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। उसके बाद है फ्रेंड्स, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां एवं मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए भी किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। आप अभी देखेंगे फ्रेंड्स कि गांव में क्या होता है ना कि कुछ ऐसे ऐसे औजार होते हैं जो घास निकालने या झाड़ी वाड़ी काटने के लिए कुछ आता है ना फ्रेंड्स, कुछ औजार, तो उसके पीछे अभी भी लकड़ी के मुट्ठे लगे होते हैं। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। उसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो औजार बनाए गए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखता होगा कि समय के साथ साथ इन औजारों में भी बदलाव हुआ है। कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ नोकीले टाइप के हैं, कुछ चौड़े हैं और कुछ गोल हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, साइड पे यहाँ पे कॉर्नर में दिया हुआ है कि पत्थर से बने जो औजार है ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार है। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। इन्हें और बाद में बनाया गया था, मतलब कि यहाँ पे क ख ग घ और अंगा के तौर पे करके दिया गया है, जो आपको स्क्रीन पे आपके दिखता होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे दो चित्र है, देखिए यहाँ पे एक में देखिए एक नुकीला टाइप का है और एक बहुत ज्यादा शार्प है। वहां पे देखिए पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं में जो इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, और दाएं में एक दिया हुआ है फ्रेंड्स कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके ऊपर में ज्यादा थोड़ा सा शार्प है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना, कि यानी कि कौन से ऐसी जगह में रहें जो हमारे लिए सुटेबल हो, जहाँ पे पानी भी मिले, खाना भी मिले और ज्यादा दिक्कतों का सामना वहाँ पे ना करना पड़े। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाल कलर का कुछ यहाँ पे किया हुआ है जो ट्रायंगल टाइप में है, आपके स्क्रीन पे शो करता होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है पूरा पाषाणिक पुरा स्थल। तो वे पुरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि पहले के इंसान जो जहाँ पे रहा करते थे उनके कुछ संकेत मिले हैं कि ये यहाँ पे रहते थे। इनके अलावा भी और कुछ कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ताप्ती नदी और नर्मदा नदी के पास में भीमबेटका देखिए यहाँ पे ट्रायंगल शेप का है, तो वो भी है पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगले पेज पे जो दिया हुआ है, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। अभी हम भी अगर कहीं पे अगर रहने जाएं तो हम भी चाहते हैं कि वहां का क्लाइमेट अच्छा हो, वहां पे भोजन पर्याप्त मात्रा में मिले और रहने की जगह भी अच्छी हो। तो उस तरह पहले के भी जो इंसान थे वे ऐसी जगह ढूंढते थे जहां से वे अच्छे औजार बना सके, जहाँ पे उनका भोजन संग्रहण भी हो सकता है और उन्हें खाने पीने में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़ता हो। इसके बाद दिया हुआ है फ्रेंड्स, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। जैसे अभी क्या होता है ना कि जैसे हम लोग कहीं कहीं फैक्ट्री लगाते हैं तो वहां पे उसको भी उद्योग स्थल ही कहा जाता है। जैसे फैक्ट्री हम लोग बोलते हैं ना, इंडस्ट्री ये सब लगा हुआ है। तो पहले के जो इंसान थे जहाँ पे काम किया करते थे, जहाँ पे पत्थर के औजार बनाते थे, उसे उद्योग स्थल कहा जाता है। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो आमतौर पर हम ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले हैं या मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे। जैसे कोई काम किया,
और कुछ बचा रह गया तो वो क्या करते थे ना फ्रेंड्स कि उसे वहीं पे छोड़ दिया करते थे, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता था या कहते हैं। तो आवासीय स्थल जहाँ पे वे रहा करते थे, और उद्योग स्थल किसे कहते हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे वो औजार बनाते थे। देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर के पास कुछ दिया हुआ है भीमबेटका। आप तो जानते होंगे कि भीमबेटका कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो वो मध्य प्रदेश में है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहा जाता है जो लोग रहा करते थे, जहाँ लोग रहा करते थे। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं, ये भीमबेटका की है। उसके बाद लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती हैं, जो नर्मदा घाटी के पास में है। आगे है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आपको इमेज जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, जो मेरे बुक का इमेज दिखता होगा, उसके साइड साइड पे कुछ नोट किए गए हैं, तो आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। देखिए आगे है फ्रेंड्स पूरा स्थल। तो पूरा स्थल किन्हें कहा जाता है? पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। तो पूरा स्थल, पूरा का मतलब ही होता है फ्रेंड्स पुराना, और स्थल यानी कि जिस जगह पे वो काम किया करते थे। तो औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं कहाँ पे? पूरा स्थल पे। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उसे वे वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर भी मिलते हैं, अंदर भी मिलते हैं, और कभी कभी समुद्र और नदी के तल पे भी पाए जाते हैं। और इन पुरास्थलों के बारे में हम आगे दूसरे चैप्टर पे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। मेरे पास तो ज्यादा टाइम अभी नहीं है, तो मैं इसे आज इतना ही तक पढ़ाती हूँ। आगे मैं इसका कल पढ़ा दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।